लॉ नंबर 21, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक पूरी योजना बनाएं। याद रखना, आप किस तरह शुरुआत करते हैं, चीजों को कहां लेके जाते हैं, ये मैटर तो करता है पर इतना नहीं करता अगर आप दूर तक, एंड तक पूरे पिक्चर को, पूरे सिनेरियो को, पूरे इमेज को, पूरे विजुअलाइजेशन को देख नहीं सकते हैं। तो हर संभावित परिणाम, अपने किस्मत या कोई भी चीज ऐसी हो जो आपके काम में बाधा डाल सकती है या कोई इंसान आपके काम का कहीं श्रेय ले सकता है, हर चीजों को कंसिडरेशन में लेना है जब कोई काम को स्टार्ट करना है। सीधे कूद नहीं पड़ना एक बेवकूफ की तरह बोल के कि जो होगा देख लूंगा, हो जाएगा सब कुछ सही। नो, एवरीथिंग हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्लान्ड मैनर, इन अ स्टेप बाय स्टेप वे। इस पर एक अच्छी सी कहानी है फेबल्स में जो आप रिलेट कर पाओगे। दो मेंढक होते हैं एक गांव में, बहुत ज्यादा एक वक्त सूखा पड़ता है, तो दोनों मेंढक का जो तालाब होता है वो सूख गया होता है, दोनों का गला सूख रहा होता है। तो बोलते हैं कि अब मुझे इस जगह को बदलना पड़ेगा। तो दोनों पास के गांव में जाते हैं, वहां पर एक गहरा कुआं होता है, पानी से लथपथ, मतलब अगर उसमें वो कूद जाएं पूरा मजा, गर्मी आराम से कटेगी। तो जैसी पहला मेंढक दूसरे मेंढक को बोलता है, वाह भाई देख क्या किस्मत है, अगर हम इसमें कूद जाएं हमारी गर्मी बहुत अच्छी बीतेगी। तो दूसरा मेंढक याद दिलाता है तो पानी बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे दोस्त ये मत भूलना कि कहीं मेरे दोस्त अगर ये कुआं सूख गया तो हम कभी जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे और यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पहला मेंढक तो बहुत ज्यादा इमोशनल था, अपनी दुनिया में बह रहा था कि अभी क्या खुशी मिलेगी मुझे, भाड़ में गया फ्यूचर। लेकिन दूसरा मेंढक एक एक चीज को देख पा रहा था, वो समझ रहा था कि एक बार भी ये गलती से कुआं सूख गया, मैं कितने भी छलांगे मार लूं या हम दोनों निकल तो नहीं पाएंगे। इस तरह उसने फ्यूचर को देखा, प्रिडिक्ट किया, समझा और उसकी तरह एक्शन लिया और दोनों बच गए और पास में एक सही तालाब को ढूंढा और दोनों सही से गर्मी को गुजार पाए। आपने बहुत सारे लूजर्स के मुंह से ये बात सुनी होगी, या फिर अगर आप ये बात यूज करते हो तो आज से मत करना, जो होगा भाई देख लेंगे ना, अभी जरूरी है, देख लेंगे हो जाएगा, नहीं निकला तो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम नहीं निकला तो देख लेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, कंपटीशन नहीं निकला तो देख लेंगे, जॉब नहीं चला तो देख लेंगे, बिजनेस ये नहीं चला तो दूसरा ट्राई कर लेंगे। ऐसे लोगों में बेवकूफ बोलता हूं। डोंट लिव लाइक एन अनकॉन्शियस मैनर। एक अनकॉन्शियस वे में जानवर जीता है, खाया पिया रिप्रोड्यूस किया, डन। अगर तुम भी उसी जानवर की तरह अनकॉन्शियस वे में जी रहे हो, सॉरी माय फ्रेंड, यू नीड टू स्टॉप नाउ एंड बिहेव लाइक अ कॉन्शियस ह्यूमन। इस पर तुमने एक एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी, उसके अंदर संदीप भैया होते हैं जो काफी मोटिवेट करते हैं अभिलाष को। तो वो शुरू में बोलते हैं, जब अभिलाष पूछता है ऐसा कुछ होता है कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट तुम रिलेट कर पाओगे कि आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, लाइक अगर ये नहीं निकला तो अब क्या करोगे। तो अभिलाष भैया उस वक्त बोलते हैं कि कैसे नहीं निकलेगा, दिस इज द ओनली ऑप्शन, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो गलती करते हैं, लास्ट में वो इस चीज को मानते हैं कि करना तो चाहिए लेकिन प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी जरूर होना चाहिए। लेकिन इस चीज को मिस इंटरप्रेट मत करना, क्योंकि फिर इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या हम 2-3 प्लान बना के साइड में रख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें पहले जो मैंने पहले बताया, द वन थिंग, एक प्लान जिसपे तुम पूरी जीवन शक्ति डाल सकते हो, उसको रियलिटी बनाने में लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, लेकिन दिमाग के छोटे से हिस्से में एक छोटा सा बल्ब जलते रहना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, अगर सिचुएशन मेरे अगेंस्ट नहीं हुई, अगर मान लो दोबारा कोरोना आ गया, अगर दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कोई चीज ऐसी हो गई जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या मेरे पास एक बैकअप है। इस तरह का आपको स्मॉल बैकअप अपने दिमाग में रखना है, लेकिन इसको हावी मत होने देना। आपको काम ऐसे ही करना है जैसे कि आपने घोड़े को देखा होगा, उसके दोनों नाल लगे होते हैं, वो कहीं नहीं देख सकता, वो सीधा फोकस वे में सीधा भागता है। लेकिन तुम्हें साइड में एक छोटा सा बल्ब जलते रहने देना है कि ठीक है नहीं हुआ तो मैं ये भी करने वाला हूं, या अगर ये चीजें हुई, अगर मैं किसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन इन केस आपको कोई फिजिकल बहुत हेवी फीवर आ गया, आपके फैमिली में किसी क्लोज वन की डेथ हो गई, पूरा पढ़ाई हिल गया आपके 3-4 महीने के लिए, तो क्या, तभी बोलते हैं बैकअप। मैं इसके लिए बैकअप नहीं बोल रहा हूं, अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आपके कंट्रोल में सारी चीजें हैं तब मत लो बैकअप, लेकिन बहुत चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम ऐसे रियल वर्ल्ड में रहते हैं जहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसको पता था ऐसी बड़ी महामारी कोरोना जैसा आएगा जो सब कुछ हिला कर रख देगा। इस पर मैं तुम्हें एक चीज और याद दिला देता हूं कि तुम्हारे सक्सेस में हो सकता है तुम आगे जाके बहुत अच्छा करोगे अगर इस चैनल को सही से फॉलो कर रहे हो और एक एक चीज को सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो कभी भी लक को हल्के में मत लेना। लक एग्जिस्ट, लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल मैं देखता हूं, आप लोग भी देखते होगे, बहुत लोग प्राउडली बोलते हैं आई एम अ सेल्फ मेड, मैं खुद से बना हूं, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं मानता हूं तुम्हारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, पर लक इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सही देश में पैदा हुए हो, आपके पास सही पानी आ रहा है, आपका दिमाग सही चल रहा है, आपके पास फैमिली अच्छी है, आप ऐसे शांति में बैठ पा रहे हो, आपके कंट्री में कोई वॉर नहीं छिड़ रहा है,
बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है, आप शांत से बैठ पा रहे हो, डिसाइड कर पा रहे हो, थिंक कर पा रहे हो, तभी जाके सब कुछ कर पा रहे हो। सो लक इसको भी बोलते हैं कि सही कंट्री में पैदा हो गए। क्या होता, इमेजिन करो कोई वॉर वाली कंट्री में पैदा हो जाते, जिंदगी खराब हो जाती, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। इस पर एक इंटरव्यू मैंने देखा था, दृष्टि आईएएस के फाउंडर, सर का नाम क्या है, मिसिंग दैट, उन्होंने कहा था एक बात कि अगर इलॉन मस्क एक जगह का नाम ले रहे थे, वहां पैदा होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। दैट इज अ रियलिटी, क्योंकि तुम सही जगह पैदा हुए। दिस इज ऑल्सो अ लक। सो अपने सक्सेस में, अपने ग्रोथ में लक को भी इंपॉर्टेंट फैक्टर मानना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मेरे वीडियोस का एग्जांपल ले लो, मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूं, क्यों बना पा रहा हूं? क्यों बना पा रहा हूं? मेरे पास बेसिक रिसोर्सेज है, मैं अच्छा खा पा रहा हूं, मेरे पास कपड़े अच्छे हैं, मैं मॉर्निंग के टाइम में शांत बैठ पाता हूं क्योंकि आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है, मेरे घर में पानी अच्छे से आ रहा है, मेरी सारी बेसिक नेसेसिटी पूरी है, तब जाके मैं अच्छे से सोच पा रहा हूं। ये सही टाइम पे यूट्यूब आया है, सही टाइम पे शॉर्ट्स आया है, सही टाइम पे आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो, सही टाइम पे मैं अच्छे कंटेंट दे पा रहा हूं, सही टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लक में आता है। अगर मैं किसी को इग्नोर करके बोल दूं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ है नहीं है, कोई मेरे साथ देना दे, सरकार, सिस्टम, दुनिया, कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद कर लूंगा। नहीं दोस्त, गेट बैक टू रियलिटी। दिस इज द पावर लॉ। पावर रियलिटी पे बात करता है, पावर आपकी इमेजिनेशन में नहीं घूमता। पावर का मतलब है तुम्हें रियल लोगों से, रियल सिचुएशन से, रियल सर्कमस्टांसेस से डील करना पड़ेगा। डोंट रन अवे एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। तो वीडियो के साथ साथ रिमाइंडर भी दे रहा हूं कि स्टूडेंट हो, मान लो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो जॉब करने जा रहे हो, तो अंत तक योजना बनाओ, एक एक चीज को लिखो। अगर मैं 2 साल के लिए कैट के प्रिपरेशन में जाऊंगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, होने के चांसेस हैं, तो क्या मेरे पास बैकअप है? क्या मैं साइड में कुछ ऐसा सीख रहा हूं? क्या मैं अपने पैशन पे काम कर रहा हूं? क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो साइड बाय साइड मुझे इनकम दे सकता है, साइड बाय साइड मुझे ग्रोथ दे सकता है, साइड बाय साइड मुझे एक अच्छा इंडिविजुअल बना सकता है? आपके दिमाग में कोई प्लान है? आप अंत तक योजना बना रहे हो? बहुत सारी चीज होगी दोस्त, तुम रियल वर्ल्ड में रहते हो। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हल्के में मत लो कि सब कुछ मैंने सोचा है, दुनिया जैसे मैं चाहता हूं ना, दुनिया वैसे ही चलेगी। कभी ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हाउसिंग से रिलेटेड था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, पर मुझे इतना याद है कि यूएस की इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रैश कर गई थी। उसका इफेक्ट इंडिया के जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा दिखा था। तो जो उस वक्त प्लान में नहीं थे, उस समय बहुत सारे सुसाइड्स हुए थे, बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए थे, बहुत सारे सीईओ रोड पर आ गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी लोगों की, बिकॉज वो अंत तक प्लान ही नहीं कर रहे थे। इस पर एक बहुत ही कमाल की किताब लिखी गई है, बहुत ही अमेजिंग किताब लिखी गई है, द ब्लैक स्वान बाय नसीम तालिब। ब्लैक स्वान क्या होता है पता है? मैं आपको समझाता हूं बेसिक तरीके से। आपने हंस देखा है? स्वान, हंस क्या किस कलर का होता है? जनरली व्हाइट ही होगा ना, सुंदर सा व्हाइट तैरता रहता है तालाब या झील के अंदर में। कभी आपने ब्लैक स्वान देखा है? नहीं। तो जब तक अगर आप ब्लैक स्वान नहीं देखोगे, क्या आप बोलोगे ब्लैक स्वान एग्जिस्ट करता है? नहीं। आप जब तक नहीं देखते आप नहीं मानते। लेकिन 2000 साल से जब तक हमने ब्लैक स्वान नहीं देखा, मानते थे हंस उजला ही होता है। लेकिन एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में शायद, वहां पे ब्लैक स्वान पाया गया, तब पता चलेगा अच्छा ब्लैक स्वान भी है। तो उसी तरह हिस्ट्री में हमें लगता है कि जैसा हम चाहते हैं दुनिया वैसी ही होगी, जब तक कोई इवेंट नहीं हो जाता। जैसे कि कोरोना हो गया, हमें लगा कोई बीमारी में छू ही नहीं सकता, हम तो सुपीरियर हैं, हम तो भगवान को भी हरा सकते हैं, हम तो बेस्ट हैं। लेकिन कोरोना ने हमें हमारी असली औकात दिखा दी। उसी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसी तरह कोई भी चीज ऐसे आ सकती है। तो इस पावरफुल बुक को तुम पढ़ सकते हो, बहुत कमाल की किताब है। इसमें हिस्ट्री के ऐसे ऐसे इवेंट शेयर किए गए हैं कि तुम रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि हिस्ट्री में जो चीज हुआ दोबारा होने के चांसेस बहुत हाई है। इसलिए बोलते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ो, जो गलती हुई है उसको तुम रिपीट होने से बचा पाओगे। इस पर एक हिस्ट्री में एक और कहानी है। 415 ईसा पूर्व में एथेंस ने सिसिली पर हमला कर दिया। एथेंस उस वक्त बहुत पावरफुल साम्राज्य था, बहुत पावरफुल। उन्होंने सोचा कि वो सिसिली में घुसकर सिसिली वासियों को हरा देंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यही था, हवाबाजी कर रहे थे, उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। वो ये अंत तक योजना नहीं बनाए कि हो सकता है सिसिली के अंदर बहुत अच्छे अच्छे योद्धा हो सकता है उनके पास कुछ हिडन वेपन्स हो, कुछ टेक्निक्स हो, कुछ वार के स्ट्रैटेजीज हो। उन्होंने इन सबको कंसिडरेशन में नहीं लिया और अपने जगह को छोड़कर सिसिली के अंदर घुस गए। और सिसिली वाले पूरी तरह तैयार बैठे थे, उनको इतना बुरी तरह रौंदा एथेंस वालों को, जबकि एथेंस वाले इतने मजबूत थे और वो सिसिली वासियों से इतनी बुरी तरह हार गए। और उसी वक्त से एथेंस के अंदर उनके साम्राज्य के डिस्ट्रक्शन का बीज बो दिया गया। वहीं से एथेंस का पतन होना स्टार्ट हो गया। अगर वहां पर एथेंस के साम्राज्य के शासक बैठते और सोचते कि मैं मजबूत तो हूं, पर मैं अपने विपरीत को नहीं जानता हूं, उनके पास लैंड मास छोटा है लेकिन पावर नहीं छोटा है, हो सकता है उनके वॉरियर बहुत खतरनाक हो, उनका लैंड मास उन्हें एडवांटेज दे दे,
उन्हें अपने लैंड मास पे लड़ने का टेक्निक पता हो, हमें नहीं पता है। उन्होंने सब कुछ नहीं सोचा, वो बस बोले कि हमारे पास बहुत सारा संख्या है, हमारे पास बहुत बल है, वो एक गेंडे वाली बुद्धि, और हार गए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, रुको और सवाल करो, रुको और सवाल करो, रुको और सवाल करो, पूछो क्या चीजें बेटर हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं। हमारा एक ब्रेन का पार्ट होता है एमिगडाला, जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि चिल्लाना, हंसना, रोना, गाना। तो ये ब्रेन का पार्ट हमारे बहुत सारे काम आता है, लेकिन हमारा जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, जो रिसेंटली डेवलप हुआ है कुछ हजारों सालों में, ये लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको यूज करना सीखो, लॉजिकली चीजों को तोड़ना सीखो। हर समय इमोशनल मत रहो, इमोशनल होना जरूरी है लेकिन हर वक्त नहीं, क्योंकि मैंने इस पे बहुत लोग को देखा ये बोलते हुए, अरे हो जाएगा ब्रो, क्यों टेंशन ले रहा है, लक पे छोड़ दे, हो जाएगा, कर लूंगा। क्यों? वाई यू डोंट हैव द कंक्रीट प्लान? क्यों नहीं है तुम्हारे पास प्लान? क्या जा रहा है? इसके लिए तुम्हारा सबसे अच्छा टूल बनेगा जो मेरा पावर है, राइटिंग। लिख सकते हो तुम? क्या तुम एक एक चीज को पन्ने में उतार सकते हो? जो लिख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जितने भी बड़ी बड़ी क्रांति आई ना हिस्ट्री में, कितनी भी क्रांति पढ़ लो, ये तभी हो पाया है जब किसी ने बैठ के इसके ऊपर लिखा है, सोचा है। तो अगर तुम लिख कर एक एक चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, मुझे ये छोड़ के क्यों चली गई, मैं आगे क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या मेरी फिजिक डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, मैं प्रोटीन क्यों कम ले रहा हूं, क्या प्रोटीन के बेटर सोर्सेज हो सकते हैं? क्या तुम इन सबको लिख सकते हो? अगर तुम लॉजिकली सब चीजों को तोड़ सकते हो, तुम फ्यूचर देख सकते हो। एग्जैक्टली नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम आइडिया प्रॉपर ले सकते हो कि क्या चीजें मुझे रोक सकती है, क्या चीज मेरा बाधा बन सकती है। जैसे कि मैं अभी YouTube पे वीडियोस बना रहा हूं, मुझे एक आइडिया है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद YouTube पे क्या हो सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा फ्यूचर प्रेडिक्टर हूं, लेकिन मैं गेस कर पा रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन की भी इकोनॉमी कहां जाएगी और इंडिया में कितना तेजी से बूम करने वाला है। तो इस तरह तुम थोड़ा लिख पाते हो, तुम सोच पाते हो, तुम अंत तक योजना बनाते हो, तुम्हारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा तक कम हो जाते हैं। हार भी सकते हो लेकिन चांसेस बहुत मिनिमाइज कर लेते हो तुम। अब इसी पर एक कपल का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लड़की और लड़की बहुत प्यार में है, लेकिन लड़का अपना लॉजिकल ब्रेन बेच के आ गया। ये बनेगी तो मेरे घर की, क्या बोलते हैं, जीवन साथी बनेगी, मेरी माँ की बहू बनेगी, यही है जो है। वो अपना आंख बंद करके बस चले जा रहा है, प्यार में अंधा गिरे जा रहा है। अपना दिमाग खोल के एक बार भी उसके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता, उसके जेस्चर्स को नोटिस करता। फॉर एग्जांपल, अगर वो बोलता कि चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूं, वो लड़की मना कर देती है। वो लड़का बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूं, वो लड़की मना कर देती है। वो लड़की उसका रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको अपना फोन छूने नहीं देती, और उसके बॉयफ्रेंड होते हुए भी बहुत सारे लड़कों से मिलना जुलना बातें करना कंटिन्यू है। फिर भी लड़का अंधा है, प्यार में है, उसे पता है कि उसने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, वो एक लूजर है। वो उसे लगता है कि ये चली गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, यही मुझे संभाल सकती है। तो वो लड़का पूरी तरह उसके प्यार में गिरा ही रहेगा और वो लड़की कमांड लेगी, वो लड़की फायदा उठाएगी। अगर वो बंदा थोड़ा अवेयर होता, थोड़ा समझता, थोड़ा सवाल करता कि यार मैं इससे बोलता हूं कि अपनी फैमिली से मिलवा, ये मना क्यों कर देती है, ये मुझे अपना फोन देखने तक नहीं देती, ऐसा क्या छुपा रही है। तो ये सब चीजें हिडन सिग्नल्स है, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा दैट शी इज ऑन द वे टू चीट यू। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, 18 मिनट का है, लगभग 40-50 हजार लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छा है, एक बार चेक करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाउ टू अप्रोच अ गर्ल विद अ प्रॉपर साइकोलॉजी। तो फिर कहानी पे वापस आते हैं। अब बताओ कि क्या भैया का यहाँ पे कटेगा नहीं? भैया का बहुत जोरों का कटेगा, और फिर भैया बोलेंगे कि प्यार ही धोखा है, ये प्यार में मोह माया, प्यार में जाना ही नहीं मुझे, लड़कियां सब गलत होती हैं, सारी लड़कियां, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए पर वो ये यूज करेगा, पर समझ रहे हो ना, वो हर चीज को जनरलाइज कर देगा। वो अपने हालात को नहीं समझा, वो अपने बेवकूफ वाली हरकतों को नहीं पहचाना, लेकिन उसने सब चीज को जनरलाइज कर दिया, सारी लड़कियों को गलत बोल दिया। और ये तुम्हें एक बेवकूफ की तरह नहीं करना है। शक्ति के खेल में इस चीज को याद रखो कि ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या करते हो, उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि तुम क्या नहीं करते हो। तुम्हें ना बोलना आना चाहिए, तुम्हें हर चीज को कंसिडरेशन में लेना आना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ये स्टेप लूंगा, क्या मैं नई दुश्मन बना लूंगा, क्या ये सही हो सकता है, क्या हुआ अगर ये फेल हो गया तो, क्या हुआ अगर बीच में ही इसने मेरा साथ छोड़ दिया तो। हर सवाल को कंसिडरेशन में लो, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले तुम उसको डायरेक्शन दे सकते हो, किस तरह उसको लेके जाना है, लेकिन काम एक बार स्टार्ट हो गया फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे इस पर एक कहानी याद आई, पर्सनल कहानी है, तो वैसे मैं शेयर करता रहता हूँ, बट अब तो पर्सनल कहानी में शेयर करने भी लगा हूँ। एक कहानी मुझे याद है अपने कोटा का, आफ्टर 12th में गया था प्रिपरेशन करने, तो मैं और पापा गए थे, पापा मुझे छोड़ने गए थे कोटा, एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं घर छोड़ के गया था। तो मुझे डर लगता था क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं थी। तो मैंने, एक मेरे फ्रेंड थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा उन लोग का, वो लोग फ्लैट में रहते थे। फ्लैट बहुत ही ज़्यादा गंदे कंडीशन में था, बहुत ही गंदा कंडीशन,
पर चूंकि मुझे थोड़ा पैसा बचाना था, वो बच्चों वाला माइंडसेट की साथ में रह के मस्ती करेंगे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। उस फ्लैट में ऑलरेडी 4 लोग रह रहे थे, लेकिन वो फ्लैट बहुत ही मनहूस था, सही में बहुत डरावना फ्लैट था, बिल्कुल कंडीशन सही नहीं था उसका। तो मुझे याद है पापा ने बोला कि चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं। मैं और पापा उसी फ्लैट में रुक गए। तो रात में ना मुझे बहुत अजीब सा मन मचल रहा था मेरा उस फ्लैट के अंदर। पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी वहां से। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, पर कुछ नेगेटिव सा लग रहा था। तो मेरा मन मचल रहा था, पर मैं पापा को बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि पापा मुझे अकेले रहना है या पापा मुझे अच्छी जगह रहना है। पर पापा इस चीज़ को सेंस कर गए। वो समझ गए कि ये लड़का यहाँ पढ़ने आया है। अगर ये इसी चीज़ में फंस गया कि रात में नींद नहीं से आ रही, और पापा ने उन लड़कों को देख लिया था, वो लड़के थोड़े पढ़ने में सही नहीं थे, और मुझे भी पता चल गया था, क्योंकि वो मेरे फास्ट फ्रेंड्स नहीं थे, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, वो मेरे स्कूल में मेट थे मेरे एक्चुअली। पापा ने अगले ही दिन क्या किया, एक मेरे लिए, मुझे भी याद है, पापा ने वन ऑफ द एक्सपेंसिव रूम मेरे लिए अकेला बुक कर दिया। क्योंकि अगर मैं फ्लैट में रहता तो फ्लैट का कॉस्ट उतना महंगा नहीं था, पर हेड मुझे आई गेस 1500-2000 ही आ रहा था। पर पापा ने उस वक्त मेरे लिए 7000 का पर्सनल रूम मेरे लिए बुक किया, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद ही, क्योंकि वो जानते थे कि लड़का शांत बैठेगा तभी जाके पढ़ पाएगा। उन्होंने कंसिडरेशन में लिया कि अभी से यहाँ 1 साल रहना है, फ्यूचर की तैयारी की, अगर ये ऐसे ही करेगा तो आगे करेगा कैसे काम। तो उन्होंने मेरी पीस ऑफ माइंड को कंसिडरेशन में लिया, और इस तरह मैं सही से रह पाया। और उसके बाद मुझे याद है कि मेरा नेक्स्ट 1 साल काफ़ी अच्छा बीता। अच्छे से मैं पढ़ पाता था, फोकस कर पाता था, रूम में एयर अच्छा था, मतलब वाइब काफ़ी अच्छी थी। पापा ने काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया था। तो इस तरह तुम्हें फ्यूचर थोड़ा देखना पड़ता है। कभी कभी थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कभी कभी थोड़ा मेंटल पीस तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुर्बान करना पड़ सकता है, बट इट विल बी वर्थ। और इसी पर तुम एक और एग्जाम्पल देख सकते हो ना भाई, दुबई में क्या हुआ। दुबई को जब तुम 1970 में देखोगे, यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, तो क्या था, लेकिन उनके एक लीडर थे जो कि विजनरी थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन रशीद। वो इस चीज को देख पा रहे थे कि फ्यूचर में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब पेट्रोल डीजल, ये सब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। तो दुबई में जो पैसा आ रहा है इतना सारा उनके थ्रू, वो आगे नहीं आ पाएगा। उनको पता है कि ये सब कल होके ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर होने वाला है। तो अब दुबई को एक टूरिज्म प्लेस बनाना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में भी इससे बहुत सारी कमाई होते रहे। और आज आप दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखते होगे, बहुत लोग जो गए होंगे उनको पता होगा। इस तरह एक विजन देखना पड़ता है, इस तरह समझना पड़ता है कि कल होके चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, कुछ इमोशनल ट्रैप्स आ गए, तो क्या मैं बच के निकल सकता हूं। और इसी पे मैं एंड करते हुए एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शक्ति के खेल में खुद ही सोचो ना, सोचो और दिमाग एक बार चलाओ दिमाग को, सोचो कि किसको टॉप पर बैठना चाहिए। वो इंसान जो दूर की चीजों को देख सकता है, भांप सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, या वो इंसान जो सिर्फ आज के मजे में फंसा है। खुद सोचो, शक्ति का खेल या शक्ति का जो बोलते हैं ना लेगेसी या फिर थ्रोन, किसको एंजॉय करना चाहिए। ऑब्वियसली जो फ्यूचर को देख सकता है या कोशिश कर सकता है उसको प्रिडिक्ट करने की। तो जैसे कि मेरे वीडियोस बहुत सारे यूथ ही देखते हैं, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, चाहे तुम जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज में भी आगे जाके तैयारी करोगे, कुछ भी बिजनेस बनाओगे, हर फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना है। हर चीज के बारे में सोचना है कि क्या इमोशनल ट्रैप आ सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोरोना या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश या फिर मेरा फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी ऐसी चीजें, हर फैक्टर के बारे में सोच के तब जाके अंदर घुसना है। सिर्फ हवाबाजी नहीं करना है, और एक बैकअप साइड में दिमाग में छोटा सा रखना है कि अगर नहीं हुआ, अगर कोई चीज मेरे फेवर में नहीं हुई, तो क्या मेरे पास सब कुछ रेडी है। और इस तरह राजाओं की तरह सोचो, अंत तक योजना बनाओ और सिंहासन का मजा उठाओ। कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। क्या पावरफुल लर्निंग्स हो रही है, कैसे डीप ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, सबके कमेंट मुझे चाहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग देखते भी होंगे, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जो लोग वाकई में इंटरेक्ट करते हैं और कुछ अपने इनसाइट्स लाइफ के शेयर कर रहे हैं कि उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आ रहा है, ये पावर सीरीज उनके लिए काम कैसा कर रहा है। सो लेट मी नो, और साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें पता है ये कितनों की जिंदगी बदल सकता है। और मैं एक मिशन पे हूं इंडिया में कि सब लोग 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में जाने ही। सो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, जहां भी शेयर कर सकते हो करो, सबको अवेयर करो। और इसी के साथ हम लोग टारगेट कर सकते हैं 15,000 मिनिमम लाइक इस वीडियो के ऊपर, सो दैट यूट्यूब को पता चले कि वीडियो काफी यूजफुल है और चैनल कोई टाइम पास चैनल नहीं है, बहुत लोग की लाइफ बदल सकती है। सो यूट्यूब भी वीडियोस को फर्दर नए लोगों पे पुश करेगा और मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता है। साथ में YouTube और फोन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि वीडियो जब भी आए तुरंत तुम्हें पता चल जाए। कोई अच्छा टॉपिक है दिमाग में तो नीचे सजेस्ट कर सकते हो, मैं देखता रहता हूँ। अच्छा हुआ तो वी मेक वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 22 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।